जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का पहले व्यू आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। हमेशा की तरह एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आप लोगों के समक्ष प्रेजेंट हूं। बहुत से लोगों का ये मानना था, कंप्लेन था कि खासकर जो पहले हम लोग डिस्कस करते थे ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड के माध्यम से जो भी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती थी, जिसमें समझना ज़्यादा आसान था। बीच में हम लोगों ने कुछ चीज़ों को जो ऐप के माध्यम से आप लोगों के समक्ष कुछ वीडियो बनाया, आप लोगों का सपोर्ट अच्छा लगा। लेकिन जो एक तरीका से देखा जाए जिसमें जो क्लियरिटी आती है, वो क्लियरिटी आपके बोर्ड पर जो चीज़ें बताई जाती है उसमें ज़्यादा आता है। खैर एनीवे, मैं आपकी बातों को समझा और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। खासकर जो एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही, और जो एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करते, जो लगभग एक आम आदमी है, उनके लिए भी यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इस केस का संबंध आपके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20 और 21 और आईपीसी के बहुत सारे सेक्शन से है। और खासकर इसमें लगभग कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो खासकर अभी के समय में लगभग या तो न्यूज़पेपर में या खासकर जो हम लोग जो डिस्कशन करते रहते हैं बैठ करके, उसका उस स्थिति में बहुत सारी चीजों का जिक्र हम लोग देखते हैं। anyway, तो लगभग कहने का मतलब है कि ये बिहार का मामला है। और सबसे पहले हमको ये चीज जानने की जरूरत है कि ये अमलेश कुमार हैं कौन। तो लगभग हम क्या करने वाले हैं, हिस्ट्री ऑफ अमलेश कुमार, ये चीज समझेंगे कि आखिर ये अमलेश कुमार के साथ ऐसा क्या हुआ कि ये चीजें सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। दूसरी चीजें हम समझेंगे कि आखिर इन्वेस्टिगेटिंग पूल क्या होते हैं। अभी मैं इस पर सारी चीजें थोड़ा थोड़ा करके आपको बताऊंगा। और आर्टिकल 20 क्लोज 3 और आर्टिकल 21 क्या कहता है, ये दोनों आर्टिकल से तो आप लोग वाकिफ होंगे, लेकिन इन दोनों आर्टिकल का संबंध इस केस से है। तो ये चीजें आपको जानना काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। और एंड ऑफ दिस डेज जजमेंट, क्या जजमेंट आया, और इन्हीं मुद्दों के दौरान हम थोड़ा सा, एक केस है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक 2010 का, इस पर भी थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालेंगे और सारी चीजों को एक बार कोरिलेट करने का प्रयास करेंगे। खैर, जो अभी ये सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था और सुप्रीम कोर्ट ने जो इस केस पर अपना जो फैसला सुनाया, उसमें जो जज थे जस्टिस संजय करोल और एक जस्टिस पीडी और दो लोग। खैर anyway, इस पर हम आते हैं। खैर पहले, सबसे पहले हम जानना का प्रयास करते हैं कि आखिर ये अमलेश कुमार है कौन। अभी कुछ चीजों का मैं जिक्र करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और जो व्यूअर को मतलब खासकर रील देखने की आदत है उनके लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं कोई भी चीजें इतनी सरल शब्दों में नहीं बता पाता हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि उसके पीछे जितनी भी उसके जो व्यापक अर्थ हैं, उन सारे व्यापक अर्थों को आप लोगों तक पहुंचाया जाए। जब तक सारे मुद्दों को आप अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, तब तक उस पर एक एनालिसिस देना या उस पर रिजल्ट देना या कुछ अपना एक तर्क देना कठिन हो जाता है। खैर नहीं, उस पर हम नहीं जाएंगे। बिहार में वैशाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक क्षेत्र है महुआ। खासकर जैसे मैं महुआ बोल रहा हूं तो आप लोग के दिमाग में तेज प्रताप यादव जी का नाम जरूर याद आ गया होगा कि हाँ, उस क्षेत्र को लेकर के वो काफी जागरूक रहते हैं। और हाल के बीचे चुनाव में खासकर महुआ और तेज प्रताप यादव जी के बीच में एक बहुत बड़ा मतलब कोऑर्डिनेशन, हमेशा डिस्कशन चलता रहा होगा। तो ये सब ऐसा नहीं है कि आपके लिए नया है। खैर एनीवे, तो उसमें एक अमलेश कुमार जी थे, इनकी एक वाइफ, जनरली वाइफ थी, और वाइफ का लगभग आने वाले कुछ समयों में डोमेस्टिक वायलेंस के तहत ऐसा इंजाम लगा अमलेश कुमार पर कि ये दहेज को लेकर के उनको प्रताड़ित करते थे। और आने वाले समय में वो महिला जो थी वो घर से गायब हो जाती है, और कुछ दिनों के बाद ये रिपोर्ट आता है कि उस महिला को मतलब मार दिया गया है या वटेवर, मतलब वो दुनिया में नहीं रही है। अब इस प्रकार की जब एक्टिविटी होगी, इस प्रकार के जो कंडीशन डेवलप होंगे, तो असली बात है कि महिला के घर वाले लोग तो एक्टिव होंगे ही। और महिला के घर वाले ने इस अमलेश कुमार पर केस दायर किया और एक तरीका से डोरी एक्ट का
इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया और डोमेस्टिक वायलेंस की बहुत सारी चीजें इनके ऊपर आरोपित की गई। सब चीज ठीक था। अब इसी दौरान ये सब चीजें चल रहा था। अब ये चीजें अभी प्रूफ नहीं हुई थी। आपको भी ये चीजें पता है कि कोई भी विक्टिम तब तक विक्टिम नहीं होता जब तक वह दोषी साबित न हो जाए। खैर एनीवे, इसी दौरान लगभग कहने का मतलब था कि ये रियलिस्टिक चीजों से अवेयर होने के लिए जो इस केस की निगरानी कर रहे थे एसडीपीओ, सरल शब्दों में डीएसपी जिनको बोलते हैं, उन्होंने नार्को टेस्ट के लिए अपील किया कि इस अमलेश कुमार का नार्को टेस्ट किया जाए, जिससे रियलिटी क्या है ये चीजें खुल करके बाहर आए। सब चीज ठीक था। और जो एसडीपीओ थे, एसडीपीओ का जो रिक्वेस्ट किया गया, उस एसडीपीओ की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया हाई कोर्ट ने, और हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि नार्को टेस्ट किए जाए। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये बन जाता है कि नार्को टेस्ट है क्या। मैं स्टार्टिंग में ही कहा कि हिस्ट्री, उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग टूल्स के बारे में थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे। उसी टूल में एक है आपका नार्को टेस्ट। उसके संक्षिप्त डिटेल में तो नहीं जाएंगे, यह टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है और उसके लिए कभी करेंगे चर्चा। खैर, कहने का मतलब यह है कि नार्को टेस्ट, अब इस चीज को लेकर के अमलेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने कहा कि क्या किसी इंसान का नार्को टेस्ट उसकी इच्छा के विरुद्ध कराया जा सकता है। इंपॉर्टेंट सवाल। अब कहने का मतलब है कि अब किसी इंसान का उसके मर्जी के बगैर नार्को टेस्ट किया जाना, और क्या वो जो नार्को टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा, क्या उस नार्को टेस्ट का एविडेंस के तौर पर जजमेंट सुनाना। दूसरी क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन ये कि क्या किसी इंसान को यह अधिकार दिया गया है कि वह खुद कहे कि मेरा नार्को टेस्ट किया जाए। इस 2-3 सवाल अमलेश कुमार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रखा गया। ये चीजें अगर मैं यहां पर रखूं सुप्रीम कोर्ट की, मैंने यही चीजें यहां पर लिखा है 3 सवाल। कहने का मतलब है कि जो नार्को टेस्ट जो होगा इन जनरल, क्या नार्को टेस्ट का परमिट कोई हाई कोर्ट किसी विक्टिम को दे सकती है। दूसरा कि क्या जो नार्को टेस्ट जो होगा उस नार्को टेस्ट को एविडेंस के तौर पर लिया जा सकता है। और लास्ट, क्या कोई आदमी ये कहे कि चलो मेरा नार्को टेस्ट करो, क्या ये भी इस प्रकार का कुछ राइट हो सकते हैं। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। खैर, अभी हम जजमेंट पर नहीं आते हैं, आपको थोड़ा सा क्लियरिटी होना चाहिए। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो आपके इन्वेस्टिगेटिंग टूल जो होते हैं, जिसको यहां पर मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि इन्वेस्टिगेटिंग टूल के बहुत टाइप हो सकते हैं, लेकिन मेजरली जो खासकर जो तहकीकात के लिए इन टूल का प्रयोग किया जाता है, उसमें एक है नार्को टेस्ट, दूसरा पॉलीग्राफ टेस्ट और तीसरा है ब्रेन मैपिंग। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। सपोज मान लेते हैं, उदाहरण से समझिए कि कोई इंसान है और इंसान जब चालाकी के अंदाज में रहता है तो आप कोई भी प्रश्न उससे पूछते हैं तो उस प्रश्न को वह छुपाने का प्रयास करता है। लेकिन जरा सोचिए कि जो दिमाग में जो हमारे अंदर जो बुद्धिमत्ता तेजी के साथ जो रन कर रहा होता है, कि अगर हम उसको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर दें, जिससे आप अपने औचित्य जो माइंडसेट है उसका आप प्रयोग न कर सकें, जो रियलिस्टिक है उस चीज को मतलब आप कहने पर मजबूर हो जाए। या कि कुछ ऐसे समझिए कि लगभग कहने का मतलब है कि जो आपका सोचने की जो क्षमता है, उस सोचने की क्षमता से आपको कुछ पल के लिए हटा दिया जाए और आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाए। अब जब आप किसी मुद्दे पर सोच नहीं सकते हैं, लेकिन वो घटना आपके जीवन में पहले घट चुकी है, तो लगभग 10, 15, 20, 30 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो उसमें आपका माइंड जो ऑलरेडी उसके साथ वो घटनाएं हो चुकी है, तो उससे संबंधित कुछ आंसर करेगा, जिससे आप क्या करेंगे कि स्टडी कर पाएंगे कि हाँ ये चीजें क्या हो सकती है, और आप अनुमानों के को ध्यान में रखते हुए उस पर एक अपना एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। सिमिलरली तो नार्को टेस्ट में जनरली होता है कि सोडियम पेंथोथल एक
जो लिक्विड होता है उस लिक्विड को बॉडी के अंदर में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे इंसान का जो चेतना होता है, जिससे आदमी डिसीजन ले पाता है, माइंड का जो कंसंट्रेशन होता है, वो चीजें थोड़ा सा कुछ पल के लिए डिफ्लेक्ट कर दी जाती है। जस्ट समझ लीजिए कि इंसान नशा उसके अंदर चला गया है और वो कोई भी चीजें मतलब सोच समझ करके नहीं बोल रहा है, और उससे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उस प्रश्न के अनुसार, और वो प्रश्न वही पूछे जाते हैं जो वो चीजें पहले कभी न कभी घटित हुई है उस केस से संबंधित। अब 20-30 सवाल पूछे जाएंगे, उससे कुछ रिजल्ट आएगा, उससे आप अंदाजा निकाल सकते हैं। तो एक नार्को टेस्ट। दूसरा होता है पॉलीग्राफ टेस्ट। ये लगभग कहने का मतलब इसमें वो फिजिकल जो रिएक्शन होता है, बॉडी कैसे मूव कर रही है, क्वेश्चन पूछा जा रहा था आपका फेस का एक्सप्रेशन क्या हो जा रहा है, मतलब बॉडी कैसे वाइब्रेट कर रही है, जिससे आप कभी देखेंगे कि जिसे चोर को चोर कहिएगा तो उसका फेस जो होता है अजीब दिखने लग जाता है, तो ये अंदाजा हो जाता है कि चोर है। तो लगभग उसी प्रकार और ब्रेन मैपिंग में ये चीजें हो जाती है कि लगभग जो एक ब्रेन मैपिंग में वो टूल्स लगाए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट के, और उसमें सिग्नल वाइब्रेट करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिग्नल वो चीजें बताएगी कि ये चीजें कहाँ तक ट्रू है, कहाँ तक फॉल्स है, कब स्ट्रेट लाइन बन रही है, कब जिगजैग बन रही है, उस सब के जो होते हैं वो मायने होते हैं। लेकिन आप अगर तीनों के अगर अर्थ निकाल करके देखें तो इस तीनों में इंसान अपने औचित्य मन से कुछ आंसर नहीं कर रहा है। तो क्या सर जो ये जो इन्वेस्टिगेटिंग टेस्ट जो है, ये जो रिजल्ट देता है क्या वो 100% होता है? ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? जैसे मान लीजिए कि आपका औचित्य मन नहीं है, जो घटना पहले से घटी है, आप उससे प्रश्न पूछ रहे हैं, या हो सकता है कि वो जो बात बोल रहा है वो बताना कुछ और चाह रहा है, आप उसका मीनिंग गलत तरीके से ले रहे हैं, या हो सकता है कि जो यहां पर आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल का जो प्रयोग कर रहे हैं, क्या उसमें किसी प्रकार का फ्लक्चुएशन ना हो, किसी प्रकार का गड़बड़ी ना हो, खैर व्हाट एवर, खैर ये तो टूल्स है। तो लगभग कहने का मतलब यह है कि अमलेश कुमार के केस में इनके जो केस की जो निगरानी डीएसपी साहब कर रहे थे, उन्होंने हाई कोर्ट में ये अमलेश कुमार से नार्को टेस्ट कराने की बात की कि आखिर इनके पत्नी का जो डेथ हुआ या जो क्लेम किया गया कि हाँ डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार है या डोरी को लेकर के उनको मतलब उनके घर वाले ने प्रताड़ित किया, जिसकी वजह से अमलेश कुमार की वाइफ जो है इस दुनिया में नहीं रही, तो जो अगर नार्को टेस्ट किया जाएगा तो इससे संबंधित अमलेश कुमार इसका आंसर करेंगे। अब इसका आंसर करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि ये चीजें पता चल जाएगा कि अमलेश कुमार विक्टिम है या कहानी कुछ और है। तो अब यहां पर सवाल ये उठा कि इस कि अमलेश कुमार को कहने का मतलब था कि जो अमलेश कुमार थे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, क्योंकि डीएसपी जैसे मान लीजिए, समझिए इस चीज को, जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपका डीवाईएसपी ने हाई कोर्ट से बोला कि भाई हमको इसको नार्को टेस्ट करवाना है, तो लगभग ठीक है, हाई कोर्ट ने इनके परमिशन को है ग्रांटेड कर दिया। लेकिन ये लगभग जो विक्टिम है आपके अमलेश कुमार, इस अमलेश कुमार के भी तो अपने कुछ ना कुछ राइट अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 32 भी है, तो क्या उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते? तो उन्होंने प्रयोग किया। अब उन्होंने जब प्रयोग किया तो उसमें 3 सवाल इन जनरल जो थे सुप्रीम कोर्ट के सामने आए। anyway, अब तो आपको ये चीज समझ में आ गई। यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे थे अमलेश कुमार के बारे में आपने समझा, दूसरा इन्वेस्टिगेशन टूल्स क्या होते हैं ये चीज समझा। अब हम समझते हैं कि ये आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 और 3 ये दोनों कैसे आकर के आपस में टकरा रहे हैं इस चीज को लेकर के। अर्थात सरल शब्द में कहा जाए तो ये जो अमलेश कुमार जो केस है, यह इसका संबंध फंडामेंटल राइट से कैसे है, इस चीज को समझने का हम प्रयास करते हैं। चलिए, अब यहां पर कहने का मतलब यह है कि जैसे लॉ 2 तरीके से होते हैं, एक होता है प्रोस्पेक्टिव और दूसरा होता है रेट्रोस्पेक्टिव्स। अब इन 2 चीजों को समझने के लिए आपका इसका अर्थ समझना पड़ेगा। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कानून बनाने का अधिकार लेजिस्लेटिव को है। एक ऐसा कानून बना दिया जाए, सपोज आज के समय में मान लीजिए कोई चोरी करता है तो चोरी करने की सजा, जैसे कलम किसी ने चुराया तो कलम चुराने की सजा 5 साल है। ये पहले से सपोज मान लीजिए कि हमारे संविधान जब लिखा गया उसी समय ये चीजें, पेन चुराया 5 साल की सजा। लेकिन आज अगर कोई कानून बनाया जाए और पेन चोरी की चीज कहा जाए कि नहीं, आज से जो सजा है वो 10 साल हो जाएगी पेन की, तो लगभग कहने का मतलब है कि अगर कानून अगर आज बना
और कानून को आज से ही लागू करना है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव लॉ। ध्यान रखिएगा। लेकिन हम कानून बनाए आज, लेकिन हम कहेंगे कि 1947 से या 1950 से ही लागू होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो लोग पहले जितना पेन चुराए होंगे, 5 साल का सजा काट लिए होंगे, और पीछे उनको पकड़ा जाए और 5 साल और सजा कटवाया जाए, उसको बोलते हैं हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। दो चीज समझ में आ गया। कहने का मतलब है कि टू टाइप्स के, प्रोस्पेक्टिव लॉ और रेट्रोस्पेक्टिव। ध्यान से सुनिए। यानी ऐसा लॉ जो बनाया गया और उसी दिन से उसको बोला गया कि ये आज से लागू होगा, पीछे से इसका कोई लेना देना नहीं है, उसको हम इन जनरल कहते हैं प्रोस्पेक्टिव लॉ। और दूसरा ऐसा लॉ जो बनाया तो गया आज, लेकिन लागू पहले से ही उसको कर दिया जाए, तो उसमें बहुत सारे विवाद होते हैं। खैर, ये क्यों बता रहे, इसके भी कुछ मायने हैं, अभी हम इस चीज को समझेंगे। अब आर्टिकल जब हम 20 को जब पढ़ते हैं, पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे, ऑलरेडी मैंने आपको कितना बार ये चीजें बताया है आर्टिकल 20 में। अब आर्टिकल 20 के जो क्लोज 1, 2 और 3 है, अभी जो केस जो है, अभी जो हम अमलेश कुमार की जो हम बात कर रहे हैं, उसका संबंध आपके आर्टिकल 20 क्लोज 3 से है, लेकिन ये भी साथ में जान लेते हैं। खैर, कहने का मतलब है कि आर्टिकल 20 क्लोज 1 प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, क्या है मायने इसके। ये आर्टिकल 20 क्लोज 1 ये स्पष्ट तौर पर ये जो रेट्रोस्पेक्टिव जो लॉ है उससे प्रोटेक्शन देता है। सब नहीं समझ में, मैंने क्या कहा था कि रेट्रोस्पेक्टिव जो लॉ होते हैं जनरली वो क्या होते हैं कि जैसे आज कानून आप बनाए लेकिन पीछे से लागू होंगे। सपोज मान लीजिए कि आज चोरी की सजा 5 साल था, सॉरी कल तक चोरी की सजा 5 साल था, आज उसको 10 साल कर दिया गया, तो आपने चोरी किया 5 साल सजा, तो आप भुगत करके तो आए हैं, फिर कहा कि नहीं अब नियम बदल गया है, 5 साल और के लिए चलो तुम। तो ये आर्टिकल जो 20 है क्लोज 1, वह उससे आपको प्रोटेक्शन देता है। कितनी अच्छी बात है। दूसरा आर्टिकल 20 क्लोज 2 प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति ने कोई जुर्म किया हो तो उस जुर्म के अनुरूप उसको एक ही बार उसको सजा दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही सजा के लिए उसको बार बार सजा नहीं दी जा सकती है। एक ही प्रकार की गलती के लिए बार बार सजा नहीं दी जा सकती है। और तीसरा जो है कहने का मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट है, जिसका संबंध आपके आज के केस से है। कहने का मतलब यह है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मायने क्या है कि किसी भी व्यक्ति को उसको एक तरीका से अगर उसने जुर्म किया है, उसको जुर्म मानने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे आप 90 के दशक के आप मूवी देखते होंगे, उसमें तो 90 के दशक के जो मूवी बनते थे उसमें आप देखेंगे कि जैसे एक्टर होगा, उसने गलती नहीं किया, उसको पकड़ा जाएगा, उसको मारा जाएगा, बोला जाएगा नहीं तुम जुर्म कबूल करो। तो ये आर्टिकल 20 क्लोज 3 के वो अगेंस्ट है। किसी भी इंसान को जबर नहीं कहा जा सकता कि तुम अपना जुर्म कबूल करो। खैर, इस चीज का आपको क्लियरिटी आ जाना चाहिए। अब आर्टिकल एक है, आर्टिकल आपका यहां पर 21। अब आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, हर आदमी को जीवन का अधिकार है। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में ही आती है। हर चीज, मान लीजिए नार्को टेस्ट करवा रहे हैं, सपोज आपको जानना कुछ और है, उस नार्को टेस्ट के दौरान उसका जो प्राइवेसी संबंधित कुछ और चीज वो कह दिया, वो चीजें लीक हो गई, तो उसका जो गरिमापूर्ण जीवन है उस पर इंपैक्ट करेगा ना भाई। तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल कहने का मतलब है कि 20 क्लोज 3 दोनों आपस में आकर के एक साथ मिल रहे हैं, और ये दोनों क्या है, फंडामेंटल राइट है। और ध्यान रखिए कि यहाँ पर क्या हुआ कि जो डीएसपी साहब थे, हाई कोर्ट में अर्जी लगाए कि इनका नार्को टेस्ट किया जाए। अब नार्को टेस्ट होगा तो क्या आर्टिकल 20 क्लोज 3 बीच में आएगा कि नहीं? मैंने एक तरीका से यही बताना होगा ना भाई, तुम अपना जुर्म कबूल करो, या कुछ इस प्रकार से मजबूर किया जाना कि नहीं भाई हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि तुम ही विक्टिम हो। खैर, दो चीजें आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब इस चीज को लेकर के आईपीसी सेक्शन 341, 342, 323, 363, 364, 127 क्लोज 2, 115 और भी बहुत सारे। अब इसमें से ध्यान ही रखिएगा, ये आईपीसी जो है वो चेंज हो गया, बीएनएस हो गया है।
भारत न्याय संहिता हो गया, उसके भी मायने बदल गए, अर्थ वही चीज है ये। तो कहने का मतलब है कि इन सारे जो सेक्शन है उनका संबंध जो है इन जनरल इनसे है, आर्टिकल। और दूसरा अभी हम इसकी बात करेंगे अभी कुछ देर में, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि किसी भी पर्सन को, ध्यान रखिए कि अगर नार्को टेस्ट के लिए बोलना यह उचित नहीं है। जैसे यहां पर पटना हाई कोर्ट ने कहा कि इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, जैसे डीएसपी साहब ने कहा, इस चीज को डायरेक्ट डिनाई कर दिया। किसी भी इंसान के एगेंस्ट अगर विचार है कि मेरा नार्को टेस्ट नहीं हो तो दैट मीन्स नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप नार्को टेस्ट के लिए जबरन बोले। तो सबसे पहले तो एक फैसला हो गया यहाँ पर मैंने नो। दूसरा चीज है कि जो नार्को टेस्ट में जो बात अगर वो इंसान बोलता है, क्या उसको आधार मान करके उस पर फैसला लिया जा सकता है? तो इसको भी लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह बात कहा कि नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, कहने का मतलब है कि इससे संबंधित कोई दूसरा एविडेंस है, पहले वाला एविडेंस है, तो उस एविडेंस लेकर के आओ, तो इस पर हम विचार करेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर कोई इंसान ये बोलता है कि हमको नार्को टेस्ट किया जाए, अगर वो नार्को टेस्ट करने के दौरान ये चीजें बोलता है, सपोज मान लीजिए कि कोई एक्स नाम का आदमी है, एक्स नाम का आदमी ने वाई नाम के आदमी को सपोज मान लीजिए कि बंदूक से मारने का इंजाम लगा है, तो वाई वाई पर्सन मर चुका है, तो एक्स एक्स नाम के आदमी का नार्को टेस्ट होगा। कब होगा? जब एक्स ये खुद कहेगा कि मेरा नार्को टेस्ट लो, और नार्को टेस्ट होगा, और नार्को टेस्ट में ये बात बोलेगा वो बंदा कि मैंने वाई नाम के आदमी को मारा है। तो सिर्फ ये इतना ही एविडेंस नहीं है। स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर नार्को टेस्ट के दौरान एक्स नाम का आदमी अगर ये बात बोले कि मैंने वाई नाम के आदमी को मर्डर किया है, पिस्तौल से मर्डर किया है, वह पिस्तौल जो है फलाने जगह पर फलाने बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, अब वो टीम जाएगी, अगर चेक करेगी, अगर सही में वो एविडेंस मिलेगा, उस स्थिति में नार्को टेस्ट द्वारा जो रिजल्ट आई है उसको डिसीजन मेकिंग में प्रयोग किया जा सकता है। एकदम क्लियरली समझिएगा, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। तो लगभग कहने का मतलब है कि जैसे हवा में कोई बात है, विदाउट एविडेंस अगर नार्को टेस्ट अगर हो भी रहा है, और उस नार्को टेस्ट के दौरान अगर कोई इंसान अगर ये बोलता है कि हाँ हमने ही मर्डर किया, तो उसको हम अप्लीकेबल नहीं मानेंगे, ध्यान रखिएगा। और तीसरा एक चीज बोला गया कि कोई इंसान ये बोलता है कि मेरा नार्को टेस्ट करवा लो, तो क्या इसको एक राइट के रूप में देखा जाए? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर कहा कि हाँ, उसको यह अधिकार है कि हाँ वो बोल सकता है कि मेरा नार्को टेस्ट कराया जाए। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि जो बंदा बोल रहा है वह अब्सोल्यूट नहीं रहेगा। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगेगा कि नहीं इसका नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए, तो उसके बोलने के बाद भी ये नार्को टेस्ट नहीं लिए जाएंगे। तो लगभग ये 3 प्रकार का जो कहने का मतलब ये जजमेंट दिया गया। खैर, इसी से संबंधित एक चीज है जहां पर मैंने यहाँ पर लिखा है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक 2010 का ये मामला है बेसिकली। ये भी सेम 2010 के दरमियान कुछ ऐसे इंसिडेंट हो रहा था, खास करके कि लगभग कुछ कोई भी केस आ रहा था तो बस इन्वेस्टिगेटिंग टेस्ट में डाल दिया जाता था। तो इसके इतने मामले आ रहे थे कि उसको लेकर के स्टेट ऑफ कर्नाटका वाले मैटर में कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह बताया कि किसी भी इंसान को उसके मर्जी के अगेंस्ट, ध्यान रखिए, उसके मर्जी के अगेंस्ट नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता। तो लगभग कहने का मतलब है कि अमलेश कुमार से संबंधित एक केस था, तो इसको भी मैंने इसी के साथ मिला करके आपको बता दिया। तो मुझे उम्मीद है कि ये केस आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो गया है। एक चीज चलते चलते आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि आने वाले समय में अब ये जो वीडियो का जो सिलसिला है वह निरंतर रहेगा, और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है या जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष निरंतर रहूंगा, और हर वो क्लियरिटी आपके समक्ष प्रेजेंट करूंगा जो आप चाहते हैं। तो बीच में थोड़ा सा बिजी शेड्यूल की वजह से हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तो आने वाले समय में हमारी जो एक सिलसिला है अब वह सिलसिला अब थमने वाला नहीं है, और वो सिलसिला अब कंटिन्यू रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।